हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्लासिफाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या हैं। सो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल क्या होता है? जो खुद एक बेसिक यूनिट होती है, मतलब जो किसी से भी मिलके नहीं बना हुआ होता। ठीक है, फंडामेंटल ये मतलब ऐसे पार्टिकल जो किसी भी सब पार्टिकल से मिलके नहीं होता, जिनका कोई सब डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, ये अपने आप में ही खुद एक पार्टिकल होते हैं जो किसी से भी मिलके नहीं बने हुए होते। उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। और इसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? मेन पॉइंट जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब इनको क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल पार्टिकल्स। सेकेंड पॉइंट, इनका कोई भी सब डिवीजन नहीं होता, मतलब ये किसी भी सब पार्टिकल से मिलकर नहीं होते। ये अपने आप में ही एक पूर्ण रूप से पार्टिकल होते हैं। इनका और ज्यादा फर्दर इनको क्लासिफाई नहीं कर सकते, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये किसी और से मिलके बने हैं। ठीक है, तो these are the sub part. These are not made up of any sub particles. मतलब इनका हम और ज्यादा सब डिवीजन नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, सिंस ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इनका किसी सब पार्टिकल्स में हम डिवीजन नहीं कर सकते, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ये अपने आप में ही एक पार्टिकल है। मतलब इनका कोई भी, ये फंडामेंटल क्या होता है? बहुत छोटे से छोटा। ठीक है, तो ये एक ऐसे छोटे से छोटे पार्टिकल होते हैं जिनका कोई भी खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर या शेप नहीं होता है। ठीक है, इनको बोल सकते हैं, इनकी ज्योमेट्रिकल सेंस में इसको क्या बोल सकते हैं? दीज आर द टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, so these are the tiny particles and don't have any internal structure. Internal structure. फोर्थ पॉइंट, इस पॉइंट का क्या हुआ? क्या मीन हुआ? मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल क्या होता है? छोटे से छोटा पार्टिकल जो किसी भी और पार्टिकल से मिलके नहीं बना होता है, जो अपने आप में ही खुद का एक डिवीजन होता है। मतलब इनको हम फर्दर ये नहीं बोल सकते कि ये इससे और जैसे ये इससे मिलके बना है, मतलब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ये किसी और सब पार्टिकल से मिलके नहीं बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनका कोई भी खुद का एक इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, ना इनकी कोई शेप होती है। ज्योमेट्रिकल सेंस में हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। और ज्योमेट्रिकल शेप कैसे बोल रहे हैं हम? जैसे किसी पार्टिकल की शेप है जिसको हम बोलते हैं कि ये स्क्वायर शेप्ड है, सर्कुलर शेप्ड है, रेक्टेंगुलर शेप्ड है, तो ऐसी इनकी कोई भी शेप नहीं होती है। ये ज्योमेट्रिकल सेंस में बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। और फोर्थ है नो एक्सटेंशन इन द स्पेस। नो एक्सटेंशन इन स्पेस मीन्स नो वॉल्यूम इन स्पेस, मतलब स्पेस में इनकी कोई वॉल्यूम नहीं होती है। कि ये इतने छोटे होते हैं, इतनी इनका पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और इनका खुद का कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं कि इनका वो स्पेस के अंदर कोई भी वॉल्यूम एक्सटेंशन नहीं होता है। नो वॉल्यूम इन स्पेस। सो
जो पार्टिकल्स ये सारी प्रॉपर्टीज रखते हो उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो चलिए एक बार फिर से इन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स? एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर नॉट मेड अप ऑफ एनी अदर सब पार्टिकल्स। ठीक है, सो ये किसी भी और अदर सब पार्टिकल से मिलके नहीं बने होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल टाइनी, बिल्कुल पॉइंट लाइक स्टफ्ड होते हैं। ये मतलब ज्योमेट्रिकल सेंस में हम ये बोल सकते हैं बिल्कुल पॉइंट लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। इनका खुद का कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। और थर्ड है, इनकी वॉल्यूम में कोई भी एक्सटेंशन नहीं, स्पेस के अंदर कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये कोई भी स्पेस में वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ये इतने ज़्यादा टाइनी होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, ये किसी भी सब पार्टिकल से मिलके नहीं होते हैं। जो ये चारों प्रॉपर्टीज रखते हो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। चलिए अब देखते हैं कि कितने सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स नोन हैं और उनको कैसे कैसे और किस बेसिस पे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मास, स्पिन एंड इंटरेक्शन। तो हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स का 3 टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मास, सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन एंड थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। तो मास पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे 3 टाइप से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, लेप्टॉन्स, मेसॉन्स एंड हेड्रॉन्स। लेप्टॉन्स वो होते हैं जिनका मास 0 से लेके 135 के बीच में होता है। मेसॉन्स वो होते हैं जिनका मास, ये इंटरमीडिएट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनका मास 135 से लेके मास ऑफ प्रोटॉन के बीच का होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है फिर हेड्रॉन। हेड्रॉन वो होते हैं जिनका मास 938 से काफी ज्यादा होता है, इनका मास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मास। हमने देखा लेप्टॉन, मेसॉन्स एंड हेड्रॉन्स, मतलब हमने इनको इनके मास के बेसिस पे इनको हमने क्लासिफाई किया है। मतलब लेप्टॉन्स जिनका मास 0 से 135 के बीच होता है, ये इनका मास कम होता है। फिर इनके बीच वाले पार्टिकल्स आते हैं, उनको क्लासिफाई करके हमने कलेक्टिवली क्या बोला, मेसॉन्स जिनका मास 135 से लेके 938 के बीच का होता है। और फिर आता है नेक्स्ट हमारा हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स का मास क्या होता है, 938 से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, की मतलब स्पिन के बेसिस पे हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्पिन के बेसिस पे हम इनको 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो बोसॉन्स एंड फर्मियोन्स। ये हमने बीएससी में भी पढ़ा है कि बोसॉन्स एंड फर्मियोन्स क्या होते हैं। बोसॉन्स कौन से होते हैं, बोसॉन्स वो होते हैं जिनकी इंटीग्रल स्पिन होती है, मतलब स्पिन जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे होती है। और फर्मियोन्स कौन से होते हैं, जिनकी स्पिन हाफ और इंटीजर होते हैं। ठीक है, बोसॉन्स क्या होते हैं, जिनका वेव फंक्शन सिमेट्रिकल होता है। और फर्मियोन्स कौन से होते हैं, जिनका वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है। बोसॉन्स कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम, जैसे हमें कोई एटम दे दिया, उसमें से लिस्ट ऑफ एटम्स दे दी, हमें बता दिया कि इनमें से कौन सा बोसॉन्स है, कौन सा फर्मियोन है, ये बताओ। तो हम कैसे करेंगे, बोसॉन्स कौन से होते हैं जिनका p प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन जो नंबर है वो इवन होता है मिला के, वो उनको क्या बोलते हैं, बोसॉन्स। और फर्मियोन्स क्या बोलते हैं, जिनका p प्लस n प्लस e इक्वल्स टू ओड आता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फर्मियोन्स। ठीक है, फर्मियोन्स क्या होते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और बोसॉन्स क्या होते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। ये तो हमारा क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है और लास्ट क्लासिफिकेशन है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के बेसिस पे हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। तो चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि इस पूरी पार्टिकल फिजिक्स में हम इंटरेक्शंस ही पढ़ेंगे। इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। सो ये नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बेसिस पे हमारे पास कितने होते हैं, लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। ठीक है, चलिए देखते हैं।
लेप्टॉन्स, ये लेप्टॉन्स क्या होते हैं, जिनका मास कम होता है, 0 से जिनका मास कितना होता है 135 के बीच में होता है, उनको हम सभी को लेप्टॉन्स क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, लेप्टॉन्स हमारे पास कितने होते हैं, 3 टाइप के लेप्टॉन्स होते हैं। इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं EMT से, इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड टाउन। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये हम इंटरेक्शन के बेसिस पे देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये जो लेप्टॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, वीक में एंड ग्रेविटेशनल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कब पार्टिसिपेट करेंगे, जब उस पार्टिकल के पास में क्या होगा, चार्ज होगा। और ग्रेविटेशनल में पार्टिसिपेट कब करेंगे, जब उस पार्टिकल के पास में क्या होगा, मास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो लेप्टॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल में कब करेंगे, इफ द पार्टिकल हैव मास, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कब करेंगे, इफ द पार्टिकल हैविंग चार्ज। ठीक है, अब लेप्टॉन्स जो होते हैं वो फर्मियोन्स होते हैं। फर्मियोन्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पिन होती है वो हाफ और इंटीग्रल स्पिन होती है। ठीक है, जैसे 1/2। तो ये जो मैंने लेप्टॉन्स लिखे हैं, ये यहाँ पे इनके पार्टिकल्स हैं, एंटी पार्टिकल्स है, और यहाँ इनकी स्पिन रखी है। लेप्टॉन्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड टाउन। ठीक है, सॉरी, लेप्टॉन्स हमारे पास कितने होते हैं, 6 लेप्टॉन्स होते हैं, और 6 ही इनके क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल्स होते हैं। तो टोटल पार्टिकल्स प्लस एंटी पार्टिकल्स मिला के कितने हो गए, 12। तो हमारे पास टोटल 12 लेप्टॉन्स हैं। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ में इसका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, म्यून, म्यून के साथ में म्यून, न्यूट्रिनो। फिर थर्ड है टॉन, और टॉन के साथ में टॉन, न्यूट्रिनो। ठीक है, ये 3 तो, ये 6 तो क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, अब ये इनके एंटी पार्टिकल्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल्स क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए, ये 6 तो पार्टिकल हो गए। ठीक है, और 6 इनके एंटी पार्टिकल्स हो गए। तो इस तरीके से टोटल कितने लेप्टॉन्स हो गए, टोटल 12 लेप्टॉन्स, यानी 6 इनके पार्टिकल्स और 6 ही इनके एंटी पार्टिकल्स। अब लेप्टॉन क्या होते हैं, फर्मियोन्स होते हैं। इनकी जो स्पिन होती है वो हाफ होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी हाफ है, म्यून की स्पिन भी हाफ है, टॉन की स्पिन भी हाफ है। अब इनके एंटी पार्टिकल्स की भी स्पिन क्या होगी, हाफ होगी। ये जो न्यूट्रिनोज हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यून न्यूट्रिनो है, टॉन न्यूट्रिनो है, इनकी जो स्पिन है वो भी क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है, अब ये जो क्या है, इन लेप्टॉन्स के लिए जो क्या है, आइसोस्पिन डिफाइन नहीं होती। आइसोस्पिन कैसे डिफाइन होती है, जो सेम मास में पार्टिकल्स होते हैं जिनमें डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है, उनको हम उनके मास के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जैसे ये है पायोन्स, ये सेम मैसिव पार्टिकल है, जैसे ये ट्रिपलेट है, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई 0। तो इनको डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है ना इनके मास के बेसिस पे, इसलिए इनकी जो आइसोस्पिन है वो हम डिफाइन कर रहे हैं, इनको आइसोस्पिन से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन ये तो सेम मैसिव पार्टिकल्स नहीं है, ये लेप्टॉन्स, ये तो अलग अलग है ना, इनका मास अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पे इनकी आइसोस्पिन डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो लेप्टॉन्स के लिए कोई भी आइसोस्पिन डिफाइन नहीं होती है। जब भी आप कंजर्वेशन लॉज के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें देखते हैं कि हम उनकी आइसोस्पिन लिखने लग जाते हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि लेप्टॉन्स के लिए आइसोस्पिन डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट बात ध्यान रखने लायक वो क्या है, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, फर्मियोन्स होते हैं जिनकी स्पिन क्या होती है, हाफ होती है। अब ये एक छोटी सी ट्रिक है लेप्टॉन्स को याद रखने की। ट्रिक क्या है, EMT। ई से क्या है, इलेक्ट्रॉन, म्यू से म्यून, टी से टाउन। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर इसका पार्टिकल भी है, इसका एंटी पार्टिकल है, आप ऐसे याद रख सकते हैं EMT। तो अब से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना इलेक्ट्रॉन्स को याद करने में। इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली याद रखो EMT से, यानी 6 लेप्टॉन्स और 6 एंटी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड टाउन। फिर नेक्स्ट क्या है, हाँ, सभी लेप्टॉन्स के लिए अब जो लेप्टॉन ही हो गया तो उसके लिए लेप्टॉन नंबर क्या होगा, +1।
मतलब सभी लेप्टॉन्स के लिए हमने लेप्टॉन नंबर क्या असाइन किया है +1, और जो उनके एंटी पार्टिकल्स हैं यानी जो एंटी लेप्टॉन्स हैं उनके लिए लेप्टॉन नंबर क्या असाइन किया है -1। तो ये हमें याद रखना है कि लेप्टॉन्स के लिए लेप्टॉन नंबर +1 होता है और एंटी लेप्टॉन्स के लिए लेप्टॉन नंबर -1 होता है। जब भी हम हेड्रॉन्स का क्लासिफिकेशन, हेड्रॉन्स कितने पार्ट्स में क्लासिफाई होता है? हेड्रॉन्स को हम बोसोन्स एंड हेड्रॉन्स को क्लासिफाई करते हैं मेसोन्स एंड बैरियंस में। अब M से मेसोन तो B से बोसोन, दोनों सिमिलर है ना, तो हम क्या याद रख सकते हैं? मेसोन्स जो क्या होते हैं वो बोसोन्स होते हैं। अब बोसोन्स क्या होते हैं? जिनकी इंटीग्रल स्पिन होती है। तो मेसोन्स किससे कौन क्या होते हैं? बोसोन्स होते हैं। सो मेसोन्स की भी स्पिन क्या होगी? इंटीग्रल स्पिन होगी। सो ये जो पॉइंट है, दीज आर द बोसोन हैविंग इंटीग्रल स्पिन 0, 1, 2। ठीक है। अब मेसोन्स देख रहे हैं, मेसोन्स में मेसोन्स कितने होते हैं? ठीक है, यहां से हम ये याद सकते हैं पीके आता है, यानी पायोन्स पी से, पायोन्स के से, कायोन्स एन आता है ईटा। ठीक है, तो पी के एन ईटा, तो हम ये क्या ट्रिक बना सकते हैं? पी के आता है। ठीक है, तो पी से पायोन्स, के से कायोन्स एन ईटा, ये ठीक है पी के आता है। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। मेसोन्स क्या होते हैं? बोसोन्स होते हैं जिनकी स्पिन इंटीग्रल स्पिन होती है 0, 1, 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इनके लिए जो आइसोस्पिन होती है वो असाइन होती है। आइसोस्पिन असाइन होती है क्योंकि सेम मासिव पार्टिकल, इनको डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम इनके लिए आइसोस्पिन असाइन करते हैं ताकि हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो पाई प्लस है, पाई माइनस है, इनके चार्ज के बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, अब इनके लिए लेप्टॉन्स के लिए तो आइसोस्पिन असाइन नहीं होती थी, लेकिन इनके लिए आइसोस्पिन असाइन होती है। अब आइसोस्पिन क्या कैसे निकालते हैं, क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। आइसोस्पिन कैसे निकालते हैं, चलिए वो देखते हैं। आइसोस्पिन निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2i+1 इक्वल्स टू उसकी मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या बताती है कि कितने टाइप के हैं। जैसे ये जो पायोन्स हैं, पायोन्स हमारे पास क्या है? ट्रिपलेट फॉर्म में है, 3 टाइप से है, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। तो ये जो पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो है, ये क्या है? मल्टीप्लिसिटी है। मतलब पायोन्स जो है वो नेचर में 3 टाइप से पाया जाता है। ठीक है, वो ही ये 3 टाइप ही इसकी क्या होगी? मल्टीप्लिसिटी होगी। तो यहाँ पे 2i+ हम क्या लिखेंगे? 2i+1 इज इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लिसिटी। पायोन्स की मल्टीप्लिसिटी क्या है? मतलब ये नेचर में कितने टाइप से पाया जाता है? 3 टाइप से पाया जाता है। तो 2i+1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से i इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब पायोन्स के लिए क्या हो गई? पायोन्स के लिए आइसोस्पिन कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, अब I3 ये क्या है? थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ये अब पायोन्स के लिए हमने बोल दिया कि आइसोस्पिन 1 है। अब इनको चार्ज के रूप में इनको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे पाई प्लस है, पाई प्लस के लिए, प्लस वाले के लिए हमने थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कितना बता दिया? +1। अब पाई माइनस के लिए कितना बता दिया? -1। जीरो के लिए कितना बता दिया? इसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 0। इस तरीके से हम इसके चार्ज के बेसिस पे इसको I3 इसका निकाल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो ये तो इतनी सारी रामायण किसकी करी है हमने? पायोन्स की करी है। पायोन्स नेचर में कितने टाइप से पाए जाते हैं? 3 टाइप से पाए जाते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। पाई प्लस के लिए आइसोस्पिन कितनी है, पाई माइनस के लिए कितनी है एंड पाई जीरो के लिए कितनी है वो देखेंगे। ये जो कलेक्टिवली है ना, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो, इन तीनों के लिए जो आइसोस्पिन होती है वो कितनी होती है? +1। अब इनके चार्ज के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करके इनका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन निकालेंगे। वो कितना आएगा? जैसे पाई प्लस के ऊपर प्लस चार्ज है तो उसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कितना हो जाएगा? +1। माइनस वाले के लिए कितना हो जाएगा थर्ड कंपोनेंट? -1। एंड जीरो वाले के लिए कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन असाइन करी है। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास कायोन्स। कायोन्स नेचर में 2 टाइप से पाया जाता है, K+ एंड K0। ये इसका एंटी पार्टिकल भी मिला है हमें, तो उसके बाद में बात करेंगे। तो K+ एंड
K0, ठीक है। K प्लस एंड K0 ये स्ट्रेंज, इनको स्ट्रेंज पार्टिकल बोलते हैं। स्ट्रेंज पार्टिकल क्यों बोलते हैं? इनके जो बाकी के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इनसे इनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है, इनकी प्रॉपर्टीज इन्होंने अलग शो करी है, ठीक है। इसलिए हमने इनको क्या बोला है? स्ट्रेंज पार्टिकल बोला है, ठीक है। तो स्ट्रेंज पार्टिकल है तो इनकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंजनेस होगी, स्ट्रेंजनेस +1 2 3 कुछ तो स्ट्रेंजनेस होगी ना, तो इनके लिए स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कायोन्स के लिए जो स्ट्रेंजनेस असाइन करी है वो हमने क्या करी है? S = +1, ठीक है। अब एंटी पार्टिकल है, अगर मान लो इसका K माइनस है तो उसके लिए जो स्ट्रेंजनेस कितनी हो जाएगी? एंटी पार्टिकल के लिए -1, पार्टिकल के लिए कितनी हो जाएगी स्ट्रेंजनेस? +1, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। अब लास्ट में क्या आता है? ईटा। ईटा किसी भी फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये सिंगलेट होता है ईटा 0 में, इसलिए इनकी आइसोस्पिन 0 होती है, ठीक है। क्योंकि इसके जो सेम, इसका जो सेम मैसिव पार्टिकल इसके जैसा कोई और नहीं है ना, तो इसलिए इसकी जो आइसोस्पिन है वो क्या है? 0। जब आइसोस्पिन 0 है तो इसकी जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 1 है। तो यहाँ से अगर 1 रखेंगे तो आई वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इस फॉर्मूला से हम इसकी आइसोस्पिन निकाल रहे हैं सभी की, ठीक है। तो चलिए ये हमने क्लासिफाई किया मेसोन्स का। मेसोन्स की ट्रिक एक बार फिर से देख लेते हैं। पी की आता है, पी से पायोन्स, के से कायोन्स और आता है से ईटा, ठीक है। अब पायोन्स जो है वो नेचर में 3 टाइप से एग्जिस्ट करता है, पाई प्लस फॉर्म में, पाई नेगेटिव फॉर्म में एंड पाई 0 फॉर्म में, ठीक है। कायोन्स जो है वो 2 टाइप से पाया जाता है, K प्लस एंड K0, और ईटा जो है वो सिंगलेट होता है। मतलब जो पायोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, इनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है? 3 होती है। और जो कायोन्स होते हैं वो डबलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, इनकी मल्टीप्लिसिटी 2 होती है। और जो ईटा 0 होते हैं ये सिंगलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, इनकी मल्टीप्लिसिटी 1 होती है, ठीक है। अब ये सभी क्या होते हैं? इनकी इंटीग्रल स्पिन होती है। ये मेसोन्स जो होते हैं वो बोसोन्स होते हैं। मेसोन्स और बोसोन्स, ये वर्ड सिमिलर है ना, तो हमें ऐसे याद सकते हैं कि मेसोन्स आर द बोसोन्स। इनकी इंटीग्रल स्पिन होती है 0 1 2, ठीक है। अब इनमें से ये नहीं बोल सकते कि हम कायोन्स, ये जो पायोन्स है ये भी स्ट्रेंज पार्टिकल है, ऐसा नहीं है। कायोन्स जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स है वो कौन कौन से हैं? कायोन्स एंड हेप्रोन्स। ये जो ऑल जो हेप्रोन्स मिलके हैं और जो कायोन्स मिलके क्या बनाते हैं? स्ट्रेंज पार्टिकल बनाते हैं। तो इनमें से ये भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ये भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ओनली क्या है? कायोन्स। इनमें से मेसोन्स की फैमिली में ओनली कायोन्स क्या है? स्ट्रेंज पार्टिकल है। तो आई होप आपको ये मेसोन्स वाली टेबल याद हो गई होगी। अब देखते हैं बैरियंस। बैरियंस के मैंने साइड में F ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या होते हैं? फर्मियंस होते हैं। फर्मियंस कौन से होते हैं? जिनकी हाफ और इंटीग्रल स्पिन होती है, ठीक है, जिनका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो बैरियंस जिनकी स्पिन 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 ऐसे होती है, उनको क्या बोलते हैं? हम फर्मियंस, ठीक है। अब ये क्योंकि ये बैरियंस हैं तो इनका कोई ना कोई बैरियन नंबर असाइन होगा, ठीक है। तो इनका बैरियन नंबर कितना होता है? +1 होता है। और इनका जो एंटी बैरियंस है यानी जो एंटी पार्टिकल्स हैं इनके उनके लिए बैरियन नंबर कितना हो जाएगा? -1। अब ये जो बैरियंस है इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं न्यूक्लियंस एंड हेप्रोन्स में, ठीक है। न्यूक्लियंस कौन से होते हैं? न्यूक्लियंस क्या होते हैं? किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस, ठीक है। तो न्यूक्लियंस से तो आपको याद रह जाएगा, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिव फॉर्म में न्यूक्लियंस बोलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ये डबलेट फॉर्म में होते हैं, मतलब प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये डबलेट फॉर्म में आते हैं, डबलेट फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनकी आइसोस्पिन जो है वो कितनी होती है? हाफ होती है। अब देखिए कैसे निकाली मैंने आइसोस्पिन। आइसोस्पिन मैंने ऐसे निकाली है जैसे 2i + 1 = m। एंड यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिसिटी, मतलब ये कितनी फॉर्म्स में नेचर में पाया जाता है। तो जो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन ये 2 टाइप की फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसकी जो मल्टीप्लिसिटी यहाँ से कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 हो गई तो यहाँ से आइसोस्पिन कितनी आ गई? 1/2, ठीक है। यहाँ से इसकी आइसोस्पिन कितनी आ गई? 1/2। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो प्रोटॉन की जो आइसोस्पिन है वो कितनी होती है? हाफ होती है।
ठीक है। और इसका जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, इनके चार्ज के बेसिस पे इसको कैसे क्लासिफाई करना है, वो उसका जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो बताता है। तो प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन के लिए कितनी होती है +12, और इसके एंटी प्रोटॉन के लिए कितनी होती है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन -12। अब देखते हैं न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन सिमिलरली प्रोटॉन की तरह दो टाइप से एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन। तो इसकी भी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2 होगी। तो इसी फॉर्मूला से ये देखिए आइसोस्पिन इसकी कितनी निकली है 1/2। अब इसका जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, इसके चार्ज के बेसिस पे हमने इसको कैसा नंबर असाइन किया है, प्लस के लिए +12, नेगेटिव वाले के लिए -12, यानी पार्टिकल के लिए +12 और इसके एंटी पार्टिकल के लिए इसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कितना लिया है -12। तो ये टेबल किसकी हो गई न्यूक्लियॉन्स की। ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। न्यूक्लियॉन्स बाकी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के जैसा बिहेव करते हैं, ये कोई डिफरेंट बिहेव नहीं करते हैं, ये भी कोई भी स्ट्रेंजनेस शो नहीं करते हैं। जो पार्टिकल स्ट्रेंजनेस शो नहीं करते हैं उनका जो स्ट्रेंजनेस नंबर कितना हो जाता है 0 होता है। स्ट्रेंजनेस नंबर असाइन ही उनके लिए होता है जो स्ट्रेंज प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। और जो स्ट्रेंज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, कायोन्स एंड हैप्रॉन्स, ठीक है। तो स्ट्रेंजनेस किस किस के लिए असाइन हो सकती है, ओनली कायोन्स एंड हैप्रॉन्स। बाकी के लिए जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए हमें स्ट्रेंजनेस कितनी लेनी है 0 लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हैप्रॉन्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा वो क्या है, हैप्रॉन्स। हैप्रॉन्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास 4 टाइप के हैप्रॉन्स होते हैं, सिग्मा, लैम्डा, कैस्केड एंड ओमेगा। अब ये जितने भी हैप्रॉन्स होते हैं ये क्या है, स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। ये स्ट्रेंजनेस शो करते हैं, इसलिए इनका कुछ ना कुछ स्ट्रेंजनेस नंबर भी होगा। तो हमने मेसॉन्स के लिए कोई भी स्ट्रेंजनेस असाइन नहीं करी है एक्सेप्ट कायोन्स, ठीक है। सो कायोन्स एंड हैप्रॉन्स जो दोनों पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्ट्रेंजनेस शो करते हैं। सो हैप्रॉन्स में पहला है सिग्मा। सिग्मा जो है वो नेचर में 3 टाइप से प्रेजेंट रहता है। किस फॉर्म में, सिग्मा प्लस फॉर्म में, सिग्मा माइनस फॉर्म में एंड सिग्मा 0 फॉर्म में। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो ट्रिपलेट है। तो यहाँ से मल्टीप्लिसिटी ट्रिपलेट आ गई, मतलब ये 3 टाइप से प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए हमने इसकी आइसोस्पिन कितनी निकाल दी, 1 निकाल दी। अब इसका जो ये स्ट्रेंज पार्टिकल है इसलिए इसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंजनेस होगी। तो स्ट्रेंज पार्टिकल इसके लिए जो स्ट्रेंजनेस है वो क्या कर दी हमने, -1 असाइन कर दी। अब आइसोस्पिन इसकी 1 आ गई, तो क्योंकि तीनों फॉर्म में प्रेजेंट है प्लस माइनस एंड 0, तो इनके चार्जेस के बेसिस पे हमने इसकी जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है उसकी नंबरिंग कर दी। मतलब सिग्मा प्लस के लिए +1, सिग्मा माइनस के लिए -1 एंड सिग्मा 0 के लिए 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लैम्डा 0। लैम्डा 0 के लिए कोई भी आइसोस्पिन असाइन नहीं होती है क्योंकि ये सिंगलेट फॉर्म में होता है। तो उस फॉर्मूला से देखो 2i + 1 = n क्या है मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ से सिंगलेट स्टेट के लिए आइसोस्पिन कितनी आ गई 0। तो लैम्डा 0 के लिए कोई भी आइसोस्पिन असाइन नहीं होती है। आइसोस्पिन ही नहीं है तो इसका जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो भी क्या होगा 0। ओनली एंड ओनली इसके लिए क्या असाइन होगा, स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस कितनी होगी इसके लिए, -1। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कैस्केड। कैस्केड 2 फॉर्म में होता है, डबलेट फॉर्म में होता है। कैस्केड नेगेटिव एंड 0। अब इसके लिए जो आइसोस्पिन इसके लिए हाफ आ जाएगी और इसके पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के इनके चार्जेस के बेसिस पे इनका I3 आ जाएगा, ठीक है। I3 कितना हो गया, तो +12 होगा या फिर -12 होगा। अब जो लास्ट है हमारे पास हो गया है ओमेगा माइनस। ओमेगा माइनस भी सिंगलेट फॉर्म में होता है, इसलिए इसकी कोई भी आइसोस्पिन असाइन नहीं होगी, ना ही इसका I3 असाइन होगा। ओनली एंड ओनली इसकी क्या होगी, स्ट्रेंजनेस जो कितनी होती है -3। इन सभी स्ट्रेंज पार्टिकल में सबसे कम किसकी होती है स्ट्रेंजनेस, S = -3 हैप्रॉन्स की होती है। इसकी जो स्पिन है वो भी कितनी होती है 3/2। तो ये जो बैरियंस का क्लासिफिकेशन है ये हमें याद रखना है। ये जो स्ट्रेंजनेस है ये कंजर्वेशन लॉज में भी पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और CSIR नेट फर्स्ट ग्रेड RPSC में ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स में इनके जो कंजर्वेशन लॉज के ऊपर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इनकी जो
टेबुलर फॉर्म में इनको लर्न करना है, इनकी स्ट्रेंजनेस लर्न करनी है, इनका I3 ये सब हमें लर्न करना है। ये हमें याद होगा तो हम कंजर्वेशन लॉज से आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी कंजर्व है और कौन सी क्वांटिटी कंजर्व नहीं है। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए फिर से देख लेते हैं। लेप्टॉन्स को EMT बोलते हैं, इयोन। EMT मीन्स इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड टाउन, ठीक है। फिर हमने हेड्रॉन्स देखा, हेड्रॉन्स को क्लासिफाई किया हमने बोसोन्स, हेड्रॉन्स को क्लासिफाई किया हमने मेसोन्स एंड बैरियंस में। मेसोन्स की ट्रिक मैंने क्या बताई, पीके आता है, पी यानी पायोन्स, के यानी कायोन्स, आता है यानी ईटा, ठीक है। अब फिर हमने बैरियंस को देखा। बैरियंस क्या होते हैं, फर्मियंस होते हैं जिनकी स्पिन क्या होती है, हाफ और इंटीग्रल स्पिन होती है। अब बैरियंस को फर्दर क्लासिफाई किया हमने न्यूक्लियॉन्स एंड हेप्रोन्स में। अब न्यूक्लियॉन्स कितने कितने होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये डबलेट फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनकी जो आइसोस्पिन होती है कितनी होती है, हाफ होती है, और इनकी I3 जो है इनके चार्ज के बेसिस पे हमने इसको असाइन कर दिया। फिर जो हेप्रोन्स है हमने वो देखी। हेप्रोन्स 4 तरीके के होते हैं। इनके लिए जो स्ट्रेंथनेस होती है, सिग्मास के लिए स्ट्रेंथनेस कितनी होती है, -1। लैम्डास के लिए कितनी होती है स्ट्रेंथनेस, -1। और जो सबसे ज्यादा जिसकी हटके स्ट्रेंथनेस है वो हमें याद रखना है, ओमेगा माइनस, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथनेस कितनी होती है, -3, और इसकी जो स्पिन भी कितनी होती है, 3/2। तो आई होप आपको मेरी ट्रिक, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को याद करने की ट्रिक अच्छे से लर्न हो गई होगी और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम एक बार टेबुलर फॉर्म में लिख देते ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। तो हमने ये जो पार्टिकल्स हैं, मेसोन्स एंड बैरियंस, उनको लिया है। क्योंकि लेप्टॉन्स के लिए तो ये सब कुछ नहीं होता है, आइसोस्पिन भी नहीं होती, I3 भी नहीं होती है, उनकी सिर्फ स्पिन होती है जो कि कितनी होती है, हाफ होती है, ना ही उनके लिए स्ट्रेंथनेस। तो इसलिए हम लेप्टॉन्स को इस टेबल में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। हमने सिर्फ इंक्लूड किया इस टेबल में मेसोन्स एंड बैरियंस को। बैरियंस भी कौन से, न्यूक्लियॉन्स एंड हेप्रोन्स दोनों को लिया है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पायोन्स लिए हैं, इनकी आइसोस्पिन लिखी है, फिर I3 लिखी है, फिर इनकी जो स्पिन लिखी है, इनकी स्ट्रेंथनेस लिखी है। फिर हमने लिया है कायोन्स, कायोन्स की आइसोस्पिन, I3 स्पिन एंड इसकी स्ट्रेंथनेस। फिर हमने ईटा लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स एंड दोनों, तो इनके लिए आइसोस्पिन ली है, I3 ली है और स्पिन ली है, और इनकी स्ट्रेंथनेस ली है, स्ट्रेंथनेस, ठीक है। फिर हमने ये हेप्रोन्स लिए हैं, तो इसलिए इसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में किया है। अब आपको लर्न करने में इसको आसानी रहेगी, और अगर ये टेबल आपको याद रहेगी तो आप कंजर्वेशन लॉज के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। अब मैंने ये नोट डाल के लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है कि जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। स्ट्रेंज पार्टिकल्स कायोन्स एंड हेप्रोन्स दोनों होते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल्स होती है। सिर्फ इन्हीं के लिए स्ट्रेंजनेस असाइन होती है, बाकी किसी के लिए असाइन नहीं होती है, ना ही लेप्टॉन्स के लिए असाइन होती है। मेसोन्स में भी सिर्फ कायोन्स की असाइन होती है, बाकी मेसोन्स के लिए असाइन नहीं होती है। स्ट्रेंजनेस ओनली हेप्रोन्स एंड कायोन्स दोनों के लिए असाइन होती है। सो ये आप टेबल नोट डाउन कीजिए।